Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 16th chapter from Home Science class 11 and the name of this chapter is Financial Management and Planning and this video is going to be part 4 from this chapter. So अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा. अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कितने टाइप की इनकम होती है, बजट क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में. ठीक है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू एन इंडियन कस्टमर. तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं जो किसके लिए अवेलेबल हैं, इंडियन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस, फिर है बैंक्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको यूटीआई भी बोलते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, mutual funds, provident funds, public provident fund, cheat fund, life insurance and medical insurance, pension schemes, gold, house, land. तो ये सब क्या है, गोल्ड, हाउस, लैंड, ये सब जो है तुम्हारे क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लोग देखते हो ना, सोना खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, ये भी क्या होती है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है. क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की कीमत भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लैंड की कीमत भी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है. तो ये सब भी अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट. In spite of the fact that families save and invest money income, they have to sometimes use credit to meet their needs or obligations. देखो, फैमिलीज क्या करती हैं, सेविंग भी करती हैं, वो मनी को इन्वेस्ट भी करती है, लेकिन तभी भी ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी फैमिली को क्रेडिट लेना पड़ता है. ठीक है, उधार लेना पड़ता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्यों को पूरा कर सके. दैट इज फैमिलीज मेक यूज ऑफ क्रेडिट टू अवेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुज इनिशियल कॉस्ट इज टू हाई टू बियर एट वंस. तो इसी वजह से फैमिली क्या करती है, क्रेडिट का यूज़ करती है उन गुड्स और सर्विसेज को अवेल करने के लिए जिनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है. मतलब जिनका कीमत इतना ज़्यादा है कि आप एक बार में उसको पे नहीं कर सकते. तो उस समय पे आप क्या करते हो, उधार लेते हो, क्रेडिट लेते हो. द वर्ड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रीडो मीन्स आई बिलीव. देखो, जो ये क्रेडिट वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है. किस लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्रीडो से लिया गया है, जिसका मतलब है आई बिलीव. ठीक है, क्रेडो से लिया गया है जिसका मतलब होता है आई बिलीव. क्रेडिट मीन्स गेटिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज इन द प्रेजेंट एंड पेइंग फॉर देम इन द फ्यूचर. तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप अपनी ज़रूरत के समय पे पैसा, गुड या सर्विसेज ले लो, लेकिन इसके लिए पे आप कब करो, फ्यूचर में करो. तो एक तरह से ये उधार लेना ही कहा जाएगा. ठीक है, मतलब आपने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली लेकिन पेमेंट आप क्या कर रहे हो, बाद में कर रहे हो. इन रियलिटी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पोस्टपोन पेमेंट, अ प्रिविलेज फॉर विच वी हैव टू समटाइम्स पे अ वेरी हाई रेट. तो अगर हम रियलिटी में बात करें तो ये एक तरह की पोस्टपोन पेमेंट है. पेमेंट तो आपको करनी ही है, भले ही आप फ्यूचर में करो. तो उस समय जब आप फ्यूचर में पेमेंट करते हो तो आपको कभी कभी उसके लिए हाई रेट भी पे कर देना पड़ता है. मतलब जितना उसका एक्चुअल कीमत था आपको उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है. जैसे मान लो कोई चीज़ आपको 100 रुपये में मिलनी थी, आपको 100 रुपये की वो चीज़ है, लेकिन आपने उसके लिए उस समय पेमेंट न करके उधार ले लिया उस चीज़ को, तो आप फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए 110 रुपये पे करो. ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़्यादा कीमत पे करनी पड़े. ठीक है, at any given time the use of credit increases purchasing power and thus makes possible the provision of more goods or services than the cash on hand would allow. तो लेकिन क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है ना, वो हमारी परचेजिंग पावर को क्या करता है, बढ़ा देता है. मान लो जिस समय आपके हाथ में पैसा नहीं है लेकिन आपको किसी गुड या सर्विस की ज़रूरत है, तो उस समय में क्रेडिट आपको अलाउ करता है कि आप वो गुड और सर्विस ले लो, उसके लिए पे आप बाद में करना. ठीक है, फैमिली शुड understand the nature and operation of credit since repayment of the amount borrowed together with interest for its use must eventually be made. तो जब भी फैमिलीज क्रेडिट ले रही हैं, पैसे उधार ले रही हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो सोच समझ के चीज़ें खरीदे.
क्योंकि भले ही आज वो चीज़ें उनको फ्री में मिल रही हैं, लेकिन कल को उसी के लिए उनको पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आपको फ्री में नहीं मिल रही है, आप आज नहीं तो कल उसके लिए पे करोगे ही करोगे। और कभी कभी आप क्या करते हो, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हो। तो इसी वजह से जो भी आपने खरीदा है आप उसको सोच समझ के खरीदो, ठीक है। तो क्रेडिट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा घरों में कभी कभी क्रेडिट कार्ड्स का भी यूज़ करते हैं लोग। तो क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, उन क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए आप एकदम से शॉपिंग तो कर सकते हो, आपको उस समय पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट की ज़रूरत क्यों है हमें। फैमिलीज यूज़ क्रेडिट टू मीट नीड्स और ऑब्लिगेशन। फैमिली क्रेडिट का यूज़ करती हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को, अपने ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्यों को पूरा कर पाएँ। द नीड मे बी रियल और इमेजनरी। जो ये नीड है ना, वो रियल भी हो सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है। मतलब आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को पूरा करने के लिए भी आप क्या करते हो, उधार लेते हो, क्रेडिट लेते हो। If the initial cost of a commodity seems too large to save before the purchase is made, families borrow money to possess the commodity immediately. For example, land. देखो कभी कभी क्या होता है, आपको कोई कमोडिटी लेनी पड़ती है या कोई सर्विस आपको लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि आप एकदम से उसके लिए पे नहीं कर पाते। तो उस समय पे आप क्या करते हो, पैसे उधार लेते हो या उस कमोडिटी को ही कुछ पैसे पे करके ले लेते हो। जैसे मान लो लैंड हो गया, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, आपने एकदम से पूरे पैसे नहीं पे किए, आपने कुछ पैसे पे करके उधार में वो ज़मीन ले ली। तो ज़मीन आपकी हो गई, आप उसको यूज़ कर रहे हो और धीरे धीरे पैसे क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, क्रेडिट हमारे लिए उस समय काम आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो उस समय हम आधा पैसा देके या कुछ पैसा देके उस सामान को, उस सर्विस को ले लेते हैं और उसको यूज़ भी करते रहते हैं, धीरे धीरे पीछे से पैसा हम जमा भी करते रहते हैं। द कॉस्ट ऑफ द गुड इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द फैमिली कैन हैव द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द गुड ड्यूरिंग द पेमेंट पीरियड। तो इस तरह से क्या होता है, जो कॉस्ट होती है उस कमोडिटी की, उस गुड की या उस सर्विस की, वो क्या होती है, वो लंबे समय के लिए बढ़ जाती है। मतलब आप धीरे धीरे उसके लिए पेमेंट करते रहते हो और साथ ही साथ आप उस सामान को यूज़ भी करते रहते हो, ठीक है। अनदर रीज़न फॉर बोरोइंग इज टू मीट फैमिली एमरजेंसीज लाइक सिकनेस ऑफ अ फैमिली मेम्बर। और कब हम उधार लेते हैं, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई आपकी फैमिली में, कोई बीमार पड़ गया, तो उस समय पे भी आप क्रेडिट लेते हो, ठीक है। फैमिली ऑल्सो बोरो to meet obligations like marriage of children or performing rituals during death of a member। तो जब भी कोई रिचुअल परफॉर्म करने हो तो भी आप उधार लेते हो, ठीक है। मान लो किसी की डेथ हो गई और डेथ से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो उस समय आप उधार लेते हो। साथ ही साथ कोई ऑब्लिगेशन है, कोई आपका कर्तव्य है, जैसे आपके बच्चे की शादी करना आपका कर्तव्य है, तो उस समय भी आप क्या करते हो, उधार लेते हो। अ सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट फैमिली कैन ऑलवेज यूज क्रेडिट इन इमरजेंसी एंड डू सो विद अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसा नहीं है कि पुअर फैमिलीज ही क्रेडिट लेती हैं। जो सेल्फ सपोर्टिंग फैमिली होती हैं या सेल्फ सफिशिएंट फैमिलीज होती हैं, वो क्या करती हैं, हमेशा क्रेडिट लेती रहती हैं जब भी इमरजेंसी वाला टाइम आता है। तो मतलब जब भी इमरजेंसी आई तो वो क्रेडिट लेते हैं, और ऐसा वो एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग के साथ करते हैं। मतलब उनको भरोसा रहता है कि ठीक है, हम क्रेडिट ले ले रहे हैं, हम अपना काम इस टाइम पे कर ले रहे हैं, बाद में हम इसका पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। A lender will make a loan only when he believes that the borrower will repay the money he borrows। देखो कोई भी जो लेंडर होता है, जो मनी लेंडर होता है या लोन दे रहा होता है कोई पर्सन, वो आपको तभी देता है जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि आप उस पैसे को रीपे कर पाओगे, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उस पैसे को वापस पे कर पाओ। द लेंडर में बी अ बैंक और एनी
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो मनी लेंडर है ना, वो कोई बैंक हो सकता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। देयर डिसीजन टू गिव क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इज गवर्न्ड बाय 4 C's विच आर मेंशन्ड बिलो। तो उनका जो डिसीजन होता है कि वो क्रेडिट दें या ना दें आपको, ये किस पे डिपेंड करता है? 4 C's पे डिपेंड करता है। अब इन्हीं 4 C's के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मतलब इन्हीं 4 C's को ध्यान में रखकर ही मनी लेंडर आपको मनी देता है। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसे उधार देता है, क्रेडिट देता है। तो इसी को हम 4 C's ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इन 4 C's में से सबसे पहले C का मतलब है कैरेक्टर। जो बोरोवर है ना, उसका कैरेक्टर देखा जाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके अंदर विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन है भी या नहीं, वो लोन वापस करना चाहता है भी या नहीं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बोरोवर होता है उसके पास कैपेसिटी तो होती है लोन वापस करने की, उसके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन वो पैसे देना नहीं चाहता, वो लोन वापस नहीं करना चाहता। तो कैरेक्टर को देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले सी का मतलब ही है कैरेक्टर। दूसरे सी का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या देखा जाता है कि जो भी पर्सन लोन लेने आया है उसकी उतनी कैपेसिटी है भी या नहीं। मतलब आपने उसको पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा आपको मिल भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बोरोवर होता है उसकी इनकम को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी टू मीट एन ऑब्लिगेशन व्हेन इट इज ड्यू। ऑर्डिनरली कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन इनकम। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। मतलब जो बोरोवर है उसकी इनकम क्या है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कैपेसिटी ऑफ फैमिली टू रीपे अ लोन डिपेंड्स नॉट सो मच अपॉन टोटल इनकम एज अपॉन द अवेलेबल मार्जिन ओवर एंड अबव नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो देखो, टोटल इनकम को इस पे ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें यह देखा जाता है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद उस पर्सन के पास क्या बचता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने उधार ले लिया है तो वो खाना पीना छोड़ देगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा। तो ज़रूरत पूरा करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, मतलब जो भी उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के बाद क्या बच रहा है, वो देखता है बैंक, या वो देखता है मनी लेंडर। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ फैमिली टू रीपे अ लोन इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द फैमिली रिसीव्स एंड व्हाट इट स्पेंड्स। तो जो ये कैपेसिटी है ना, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि फैमिली की टोटल इनकम कितनी है और वो खर्च कितना कर रहा है। तो जो बचेगा वही क्या होगी? कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो वो कैपेसिटी को ध्यान में रखकर भी लोन दिया जाता है या क्रेडिट दिया जाता है। अब जो थर्ड सी है उसका मतलब है कैपिटल। कैपिटल मीन्स नेट वर्थ। मतलब फैमिली की कैपिटल कैसे पता चलती है? देखो, जो फैमिली का संपत्ति है, मतलब फैमिली के पास जितना भी इनकम के सोर्सेस हैं उनको देखा जाता है। फैमिली के पास जितना भी लैंड है, हाउस है, जितना भी उन लोगों के पास सामान है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि फैमिली के ऊपर कितना उधार है, और इन दोनों को आपस में माइनस करके जो निकलता है उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो फैमिली की कैपिटल को ध्यान में रखकर ही क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, और कैपिटल क्यों देखता है कोई भी लेंडर? कोई भी लेंडर कैपिटल इसीलिए देखता है कि मान लो अगर कभी फैमिली की इनकम उतनी नहीं हो पाई, कभी फैमिली में जो भी मेंबर है उसकी नौकरी चली गई, वो जॉबलेस हो गया, तो उस सिचुएशन में फैमिली पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो फैमिली की कैपिटल को, फैमिली की पूंजी को देखा जाता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे पैसा दिया जाता है। देखते हो, कभी कभी होता है कि लोगों को लोन नहीं मिलता जितना वो लोन लेना चाहते हैं। मान लो कोई पर्सन 10 लाख का लोन लेना चाहता है, लेकिन उसको 10 लाख का लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल उतनी नहीं होती। ठीक है, उसकी फैमिली की कैपिटल उतनी नहीं होती। तो फैमिली की कैपिटल को ध्यान में रखकर भी लोन दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ जो सी है उसका मतलब है कोलैटरल। कोलैटरल का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, जो होता है ना, कभी कभी हम सामान गिरवी रखते हैं फिर लोन लेते हैं, तो जो चीज़ गिरवी रखी जाती है उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी के रूप में जो मनी लेंडर है वो क्या करता है, कोई चीज़ अपने पास गिरवी रखवा लेता है, ताकि अगर कभी बोरोवर पैसा वापस नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता है, वो जो लेंडर है वो उस सिक्योरिटी को ले सकता है। ठीक है, कोलैटरल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कैपिटल विच आर pledged
एज सिक्योरिटी फॉर अ गिवन लोन। तो हमेशा क्या होता है, जो भी बोरोवर होता है ना, वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ लेंडर के पास रख देता है गिरवी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि जब भी बोरोवर इंस्टॉलमेंट को दे नहीं पाता, मतलब जो भी उसने कहा था कि वो देगा वो वापस नहीं कर पाता, तो उस समय पे जो मनी लेंडर है वो उस गिरवी ही रखी हुई चीज़ को अपने पास ले लेता है, वो उसको यूज़ करने लगता है। ठीक है, मान लो आपने अपनी कार गिरवी रखी थी और कुछ पैसा उधार लिया था, क्रेडिट लिया था, तो उस समय जो लेंडर होगा ना वो आपकी कार ले जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। कई कई लोगों के मकान की नीलामी होने लगती है, मकान बैंक अपने हिस्से में ले लेता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो बोरोवर है वो लोन वापस नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोलेट्रल क्या होता है, एक तरह से सिक्योरिटी होती है जो लेंडर अपने पास रखता है, कि मान लो अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाया तो उस सिचुएशन में लेंडर क्या करेगा, उस कोलेट्रल के हिसाब से ही अपना पैसा वापस निकलवा पाएगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एग्रीकल्चर बैंक्स, क्रेडिट यूनियन एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ टेकिंग क्रेडिट। तो क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं। One can also take credit from self-help groups of which one is a member। तो आप कहाँ से क्रेडिट ले सकते हो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी क्रेडिट ले सकते हो अगर आप वहाँ के मेंबर हो तो। द मेंबर्स ऑफ दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप कंट्रीब्यूट सम मनी एवरी मंथ एंड मेक अ कॉर्पस अमाउंट। तो क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना वो एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिससे एक अमाउंट बन जाता है और ज़रूरत पड़ने पे ये जो मेंबर्स होते हैं यहाँ से भी क्रेडिट ले सकते हैं। फ्रॉम दिस क्रेडिट इज़ गिवन टू द निडी मेंबर बेस्ड ऑन हर हिज रिक्वायरमेंट एंड रिपेइंग कैपेसिटी। तो यहाँ से जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये जो क्रेडिट होता है वो नीडी मेंबर को दे दिया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ उसकी रीपेइंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो मेंबर वापस उस क्रेडिट को रीपे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर उस हिसाब से उसको क्रेडिट दिया जाता है। मतलब जितना वो वापस कर सकता है उतना ही क्रेडिट उसको दिया जाता है। दीज ग्रुप्स हैव मेंबर्स नोन टू ईच अदर एंड हेंस नो कोलेट्रल इज नीडेड एंड द इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल। तो यहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के लिए नोन रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे किसी तरह का कोलेट्रल नहीं लिया जाता और जो इंटरेस्ट जो का रेट होता है वो भी बहुत कम होता है, नाम मात्र का होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी इस पर नहीं लिया जाता। ठीक है, before using credit, the family should consider not only satisfaction gained by possession of the good or service, but also future adjustments in family budget imposed by repayment of the loan। देखो जब भी आप क्रेडिट ले रहे हो या कोई भी फैमिली क्रेडिट ले रही है तो उसको सिर्फ सेटिस्फैक्शन का ही ध्यान नहीं रखना। मतलब अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो आप ये सोच के ज़मीन मत खरीदो कि आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप ये तो सोचोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपको इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितना एडजस्टमेंट करना हो सकता है। तो फ्यूचर के एडजस्टमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि आपने लोन ले लिया, आपने क्रेडिट ले लिया, ज़मीन खरीद ली, लेकिन उसके वजह से आपको इतना ज़्यादा इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है कि आप अपनी नीड्स को पूरा भी नहीं कर पा रहे, अच्छे से लाइफ जी ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैनेजिंग क्रेडिट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग व्हेन टू यूज़ क्रेडिट एंड व्हेन इट्स यूज़ हैज़ बिकम एक्सेसिव। तो आपको क्रेडिट को मैनेज करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कब आपको क्रेडिट लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी क्रेडिट लेना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट इज़ अ यूजुअल रिसोर्स व्हेन हैंडल्ड विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड इट्स कॉस्ट। तो क्रेडिट क्या है, एक यूज़फुल रिसोर्स है, लेकिन ये तभी यूज़फुल होगा जब आप इसको अच्छे से हैंडल करोगे। अपनी पोटेंशियल को ध्यान में रख के ही क्रेडिट लेना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट की कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा लोन, बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा आपको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इफ़ यूज्ड
indiscriminately, credit can be disastrous for a family. अगर क्रेडिट को अच्छे से यूज़ नहीं किया गया तो वो फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है, डिजास्ट्रस हो सकता है. Avoiding use of credit and taking credit at the lowest possible cost should be the first target for most families. तो सबसे पहले तो क्रेडिट को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप क्रेडिट अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रेडिट लेना, तो आप ऐसा क्रेडिट लो जो क्या हो, लोएस्ट हो, मतलब कम से कम क्रेडिट लो, ठीक है, ताकि क्या हो, आप उसको आसानी से रीपे कर पाओ. तो या तो क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, या तो अगर क्रेडिट आप ले रहे हो तो लोवेस्ट क्रेडिट लेना चाहिए, ठीक है. Let us conclude this chapter with an understanding that money and other financial resources can be multiplied and optimally used if certain measures mentioned in the chapter are adopted. तो यहाँ पे चैप्टर को कंक्लूड किया गया है और ये बताया गया है कि जो मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं अगर हम अच्छे से यूज़ करें उनको तो, ठीक है. अगर हम कुछ जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखें तो, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं. एज अडल्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली मोस्ट पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स. देखो जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. वन सच एरिया इन डेली लिविंग इज केयर ऑफ क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स इन द होम. और इसी में से एक है क्लोथ्स और फैब्रिक की केयर करना घर पे. इफ फैक्ट वन कैन लर्न अबाउट द केयर ऑफ वंस क्लोथ्स फ्रॉम अ यंग एज. देखो अगर देखा जाए तो बचपन से ही हमें आना चाहिए अपने क्लोथ्स की केयर करना. लेट अस रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या की टर्म्स थी, उनको एक बार देख लो. हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा, मनी इनकम पढ़ा, रियल इनकम पढ़ा, साइकिक इनकम पढ़ा, फैमिली बजट के बारे में पढ़ा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो. फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.